जेठानी के लिए पूरे ससुराल से लड़ने वाली देवरानी पार्ट 3। शादी का मंडप पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। हवन कुंड से काला धुआं निकल रहा है। सुमन, श्रद्धा और कीर्ति चंडी का रूप धारण किए आगे खड़ी हैं। सामने माया दलाल और उसकी बेटी पनौती दुल्हन के चमकीले लाल जोड़े में थर थर कांप रही है। आसपास के पड़ोसियों की भारी भीड़ जमा है। क्या देख रही हो? दीदी, मैं। दीदी मत बोलो मुझे, मुंह बंद रखो अपना। और तुम यहां क्यों खड़ी हो? बहू, मेरी बात तो सुनो, हमारी कोई गलती नहीं है। वाह, गलती नहीं है सीता भाभी की, और नागिन की जिंदगी बर्बाद कर दी और कहती हो गलती नहीं है। घर का तमाशा सभी देख रहे थे, तभी कुछ पड़ोसी, अरे विमला देख, आई थी बड़ी इस घर की मालकिन बनने, सीधे मुंह के बलगिरी। लालची के घर में तो रोज नया तमाशा होता है। सही कहा शांता, जैसी माँ वैसी बेटी। लालच करने आई थी, अब सड़क पर कौड़ियां चुनेंगी। बहू ने अच्छा सबक सिखाया। वाह बहू वाह, मजा आ गया। इस क्रांति ने पूरे मोहल्ले का जीना हराम कर रखा था। आज इसके कर्मों का फल इसे मिल गया। जैसी करनी वैसी भरनी। सही कहा, बेटियों और बहुओं को सताने वाली सास को तो सड़क पर ही आना चाहिए। अच्छा किया इन्हें बाहर निकाल कर। चल सीधे कदम बाहर बढ़ा। छोड़ो मुझे, मेरा हाथ दुख रहा है। अरे छोड़ो मेरी बच्ची को, तरस खाओ। तरस? तुम जैसी लालची औरतों पर कभी नहीं। चलो निकलो यहां से। पंडित जी, अब क्या तुम जालसाजों को बाहर निकालने के लिए कोई विशेष राहुकाल या मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं बहू जी, मैं तो जा रहा हूँ। आज के बाद इस चौखट के आसपास भी मत दिख जाना। तुम तीनों बहुत बुरा कर रही हो मेरे साथ। बुरा तो अब शुरू होगा अगर दोबारा यहाँ पैर रखा तो। श्रद्धा और कीर्ति माया और उसकी बेटी पनौती को घसीटते हुए घर की दहलीज से बाहर सड़क पर धकेल देती है। लालची जी सोफे का सहारा लेकर कांपते पैरों से बहू की तरफ बढ़ते हैं। बेटा मुझे माफ कर दो। अब इन बातों का क्या फायदा बाबूजी? इन दुष्ट औरतों की वजह से तुम बच्चों के साथ इतना घोर अनर्थ हुआ। मेरी मति मारी गई थी, मैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया था। सुमन, मुझे एक आखिरी मौका दे दो प्लीज। दूर हटिए मुझसे। मुझसे दोबारा वही गलती हो गई सुमन। मेरे कान इतने कच्चे निकले कि मैंने अपनी उस कपटी माँ पर भरोसा कर लिया। भरोसा ही नहीं भैया, आपने तो भाभी के चरित्र तक पर उंगली उठा दी थी। मैं अंधा हो गया था कीर्ति। पर सुमन, आज के बाद मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे आत्मसम्मान पर आज भी नहीं आने दूंगा। बस कीजिए भोला जी, अब इन झूठे वादों का मेरे सामने कोई मोल नहीं है। ऐसा मत कहो सुमन, मैं जी नहीं पाऊंगा। इंसान से गलती एक बार होती है तो समझ आता है, लेकिन दूसरी बार? सुमन जैसे अपना बैग उठाने के लिए कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, भोला बुरी तरह से रोने लगता है। अंकित, शिवांग, अपनी भाभी को रोको भाई। अंकित और शिवांग तुरंत लपक कर श्रद्धा और कीर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। श्रद्धा प्लीज, बड़े भैया का घर बचा लो, भाभी को समझाओ। हम क्यों समझाएं? जब भाभी पर आफत आई थी तब भैया कहाँ थे? कीर्ति, हम मानते हैं कि भैया की गलती माफी के लायक नहीं है, पर भैया दिल के बुरे नहीं हैं। माँ के बुने जाल को समझ नहीं पाए। हमारी खातिर भाभी को रोक लो। भाभी, हम जानते हैं कि भैया ने आपके साथ बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन अगर आप चली गई तो हमारा ये परिवार बिखर जाएगा। हाँ भाभी, इन तीनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो गया। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हमारी खातिर इस टूटते हुए घर को एक आखिरी मौका दे दीजिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों बहनों के इस प्यार की वजह से मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, वरना इस आदमी का मुंह भी नहीं देखना चाहती थी मैं। थैंक यू सुमन, थैंक यू। मंजूर है बेटा, इस घर की चाबियां और फैसले आज से तुम तीनों बहुओं के ही हाथ में हैं। बहुओं की एकता के आगे आखिरकार पूरे ससुराल को झुकना ही पड़ा। अगले दिन सुबह का समय है। रसोई में सुमन गैस के पास खड़ी पूड़ियां तल रही है। श्रद्धा आलू की सब्जी में चम्मच चला रही है। नागिन मुस्कुराते हुए एक थाली में आटा गूंथ रही है। श्रद्धा, जरा सब्जी में नमक चख कर देखना, ठीक है ना? एकदम परफेक्ट है भाभी, आज तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब। बड़ी भाभी, ये पूरियां मैं सेक दूं क्या? आप सुबह से खड़ी खड़ी थक गई होंगी। अरे नागिन जी, आज सूरज पूरब से नहीं, लगता है पश्चिम से निकला है। हमारे घर की ननद रानी रसोई का काम संभाल रही है। सही कहा भाभी, वैसे आटा तो अच्छा गूंथ रही ननद जी। तक, आप दोनों तो बस मेरी खिंचाई करने में लगी रहती हो। मैं तो अपनी प्यारी भाभीयों की मदद कर रही हूँ। खाना बनाने के बाद भोला, अंकित और शिवांग टेबल पर बैठे हैं। लालची जी अखबार पढ़ रहे हैं। बहुएं और नागिन खाना लेकर आती हैं। अरे लाओ लाओ भाग्यवान, ये सेवा मुझे करने दो। तुम बस आ जाओ, बैठो।
रहने दीजिए भोला जी, अपनी ये मक्खनबाजी अपने पास रखिए, खाना खाइए चुपचाप। श्रद्धा, आज तो खुशबू से ही पेट भर गया। सच में घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रखी थी हमने, पर तुम्हारी बनाई सब्जी का कोई जवाब नहीं। अच्छा, बड़ी तारीफें सूझ रही, कल तक तो हम चोर थे ना। अरे बाबा, पुरानी बातें मिट्टी पाओ, भूल जाओ। वाह, स्वाद आ गया। सच कहूँ तो बच्चों, आज बरसों बाद इस घर की हवा में शांति महसूस हो रही है। कपटी लोग घर से बाहर गए तो घर में लक्ष्मी का वास हो गया। बाहर पापा, ये लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीनों बहुएं अब इस घर को कभी बिखरने नहीं देंगी। बिल्कुल सही कहा नागिन, इस घर की असली कमान अब हमारी बहुओं के हाथ में ही है। सभी लोग खुश होकर खाना खाते हैं। फिर शाम का समय है, पूरा परिवार चाय पीने के लिए बैठा है। तभी अंकित फोन में कुछ देखते हुए चहकता है। अरे भैया सुनो तो, बाहर जून के महीने में इतनी चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी पड़ रही है, क्यों ना हम सब लोग मिलकर कहीं ठंडी जगह पर घूमने चलें। बात तो बिल्कुल 16 आने सच है अंकित, और वैसे भी तीनों बच्चियां सिद्धि, रिद्धि और मान्या भी हॉस्टल से छुट्टियों में वापस आने वाली हैं। हाँ, बच्चियों का फोन भी आया था, कह रही थी कि इस बार छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने ले जाना पापा। तो फिर सोचना क्या, शादी के बाद से हम तीनों भाइयों में से किसी का भी आज तक हनीमून नहीं हुआ है। इसी बहाने हम सब भी घूम भी आएंगे और बच्चियों की भी मौज हो जाएगी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। ननद जी, तुम भी हमारे साथ चलो, पहाड़ों में खूब मजा आएगा। नहीं नहीं श्रद्धा भाभी, आप लोग जाओ भला, आप तीनों जोड़ों के बीच में मैं कबाब में हड्डी बनकर क्या करूंगी। आप लोगों का हनीमून ट्रिप है, अच्छे से एंजॉय करो। और बाबूजी, आप भी चलिए ना हमारे साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, इस बुढ़े की हड्डियां अब मनाली के पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगी। तुम सब बहुएं बच्चों को लेकर जाओ, मैं और नागिन यहाँ से घर संभालेंगे। तीनों जोड़े मनाली के खूबसूरत पहाड़ देखने के लिए निकल पड़ते हैं। मनाली पहुंचकर भोला और सुमन बोटिंग नाव में बैठे हैं। अंकित और श्रद्धा मनाली के मॉल रोड पर गर्मा गर्म मोमोज और भुट्टा एक ही प्लेट में से खा रहे हैं। वहीं शिवांग और कीर्ति एक खूबसूरत सेब के बाग गार्डन में हाथ पकड़कर टहल रहे हैं। तीनों बच्चियां सिद्धि, रिद्धि, मान्या नदी के किनारे पत्थरों पर कूद रही हैं। हाय रब्बा, भोला जी देखिए पानी कितना ठंडा है। यहाँ आकर तो दिल्ली की सारी गर्मी भूल गए। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है सुमन। भगवान करे हमारी खुशियों को अब किसी की नजर न लगे। पूरा एक हफ्ता मनाली में बिताकर पूरा परिवार हाथों में बैग और मनाली के सेब की पेटियां लिए थका हारा मुस्कुराते हुए घर लौटता है। जैसे ही सुमन और श्रद्धा अंदर कदम रखने वाली होती हैं, उन्हें अंदर से नागिन की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। हेलो, हाँ तुम चिंता मत करो, यहाँ सब सेट है, तुम बस जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी पूरी करो। तभी सुमन और श्रद्धा दबे पांव नागिन के ठीक पीछे आकर खड़ी हो जाती हैं। श्रद्धा अचानक नागिन के कंधे पर हाथ रखती है। अरे नागिन जी, आधी रात को बंद कमरे में छुपकर किससे इतनी लंबी लंबी बातें हो रही हैं? अरे श्रद्धा भाभी, बड़ी भाभी, आप लोग कब आए पहाड़ों से? हम तो अभी अभी आए नागिन जी, पर आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? अरे भाभी, वो तो मेरी सहेली का फोन था। अच्छा, आप लोग बहुत थक गए होंगे ना, आप बैठो, मैं आप सबके लिए कड़क अदरक वाली चाय बनाती हूँ। नागिन जैसे तेजी से पैर पटकती हुई रसोई की तरफ भागती है और सफर के बैग्स कमरों में रखने के बाद तीनों बहुएं सुमन, श्रद्धा और कीर्ति वापस अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आती हैं। अगली सुबह नागिन अचानक हॉल में कूदती उछलती हुई आती है। अरे भाभी सुनो तो, आज हमारे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अरे नागिन जी, सुबह सुबह इतना क्यों उछल रही है? शांत हो जाइए, पैर में मोच आ जाएगी। क्या खुशखबरी है? भाभी, आज मेरी वो आने वाली है, मेरी बहुत प्यारी बहन आ रही है यहाँ रहने के लिए। बहन? कौन सी बहन ननद जी? हमारी तो आपके अलावा कोई और ननद इस घर में है नहीं, फिर ये बहन कहाँ से टपक पड़ी? और श्रद्धा भाभी, हमारे दिवंगत मामा मामी की इकलौती बेटी है जो अब तक पहाड़ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है तो वो हमारे घर आ रही है। तभी सोफे पर बैठा भोला, अंकित और शिवांग भी खुश हो जाते हैं। वैसे ननद जी, आपकी उस बहन का नाम क्या है? उसका नाम है चिंगारी। चिंगारी? हे भगवान, इस घर में कितने अजीब अजीब और खतरनाक नाम है ना। एक हमारी ननद नागिन, चलो वो तो जैसे तैसे सुधर गई, अभी चिंगारी है कौन सी नई आफत और बला है भाई। तभी अंदर के कमरे से ससुर लालची जी हाथ में फोन पकड़े बात करते हुए मुस्कुराते हुए आते हैं। अरे बच्चों, सुना तुम सबने? आज तो इस घर में एक और बड़ा मेहमान आने वाला है। तुम्हारी मौसी आ रही हैं। क्या मौसी? बाबूजी, अब ये कौन सी मौसी आ रही है? चलो भाई, नाम तो बड़ा रसीला और मीठा लग रहा है। भगवान करे कि वो अपने स्वभाव से भी सचमुच रसीली ही हो। सही कहा भाभी, वरना आसमान से टपके और खजूर पर अटके वाला हाल हो जाएगा हमारा। वैसे बाबूजी, मौसी जी और चिंगारी जी कब तक आ रही हैं? हाँ बहू, दोनों आज शाम तक ही आ जाएंगी।
चिंगारी सीधे अपने शहर के हॉस्टल से आ रही है और रसीली मौसी अपने गांव से पूरा तामझाम लेकर आ रही हैं। जी बाबूजी, हम अभी से रसोई की तैयारी में जुट जाते हैं। तीनों बहुएं रसोई में पकवान बनाने की तैयारी करने लगती हैं। अब शाम का समय है। घर का मुख्य दरवाजा खुलता है और जीन्स टॉप पहने हाथ में एक ट्रेंडी ट्रॉली बैग लिए चिंगारी अंदर कदम रखती है। उसे देखते ही नागिन उसके गले लग जाती है। दीदी, हमारी वो जहरीली बुआ कहाँ है? और मेरी सगी मौसी क्रांति देवी कहीं दिखाई नहीं दे रही। चिंगारी, आज के बाद इस घर में खड़े होकर मेरे सामने अपनी मौसी और उस बुआ का नाम भूलकर भी मत लेना। अरे पर क्यों दीदी, क्या हुआ? उस कमबख्त माँ ने मेरे साथ जो घिनौना खेल खेला है ना, पैसों के लिए मेरी खुशियां बेची, वैसा तो कोई सगी माँ अपनी औलाद के साथ सपने में भी नहीं कर सकती। मैं आज के बाद उनका नाम भी नहीं सुनना चाहती, वो मेरे लिए मर चुकी हैं। ओहो, अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आगे से उनका नाम नहीं लूंगी, मुझे माफ कर दो। देख श्रद्धा, नागिन जी तो सचमुच अपनी माँ से नफरत करने लगी। बेचारी का दिल टूट गया है। हाँ भाभी, मुझे भी यही लग रहा है। तभी दरवाजे रसीली मौसी आती हैं। उनके एक हाथ में दशहरी आम की पूरी पेटी है, दूसरे हाथ में शुद्ध देसी घी का बड़ा डिब्बा है। उनके पीछे एक ऑटो वाला सिर पर तरबूज की बोरी और सत्तू के पैकेट लादे अंदर आता है। अरे रसीली, तुम तो पूरा का पूरा गाँव ही अपनी पीठ पर उठा कर ले आई क्या? अरे जीजा जी, अपनी बहनों के घर क्या खाली हाथ ठन ठन गोपाल बनकर आती। मुझे पता चला कि मेरी उस कमबख्त और कुलक्षणी बहन क्रांति ने यहाँ क्या क्या गुल खिलाए हैं। अजी मेरी बहन भले ही वैसी कपटी और नीचे निकल गई, पर मैं अपने इन मासूम बच्चों भांजों को थोड़ी ना मजेदार में छोड़ सकती हूँ। तभी भोला, अंकित और शिवांग भागते हुए आते हैं और मौसी के पैर छूते हैं। प्रणाम मौसी जी, प्रणाम मौसी जी। देखो सुमन, देखो श्रद्धा, कीर्ति, पूरे खानदान में हमारी मम्मी की तरफ से अगर कोई सबसे दयालु, नेक और बढ़िया इंसान है तो वो यही हमारी रसीली मौसी है। वैसे तुम्हारे इस खानदान के सारे लोगों के नाम भी निराले और काम भी निराले हैं। सुमन, श्रद्धा और कीर्ति आगे बढ़कर रसीली मौसी के पैर छूती है। मौसी तीनों के सिर पर हाथ रखकर भावुक हो जाती है। हाय रब्बा, कितनी सुंदर और साक्षात देवियों जैसी बहुएं हैं मेरी। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में एक साथ लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती साक्षात उतर आई हूँ। इतनी गूढ़ी और संस्कारी बहुएं पाकर तो जीजा जी आप सचमुच धन्य हो गए। मौसी जी, आप थक गई होंगी, बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा पानी और शरबत लाती हूँ। हाँ बेटा लाओ, पर मैं सोच रही हूँ कि इस घर में साक्षात देवियां तो आ गई हैं, लेकिन ये जो नागिन यहाँ खड़ी है, मुझे तो ये डर है कि ये सुधरी भी है या नहीं। ये कब अपना फन उठा ले, क्या भरोसा। अरे नहीं मौसी जी, आप थोड़ा गलत समझ रही। हमारी नागिन जी तो अब पूरी तरह सुधर चुकी है। अच्छा, अब मैं भी देखूं कि ये नागिन कैसे सुधर गई। सांप चाहे कितना भी केचुल बदल ले, वो अपना जहर नहीं छोड़ता। गुस्से से नागिन का चेहरा लाल होने लगता है, पर वो खुद पर काबू रखती है। अरे मौसी, आप भी ना, इतने दिनों बाद तो हम सब लोग मिले हैं, कहाँ तो कुछ हंसी मजाक और मस्ती करनी चाहिए, और आप ये कैसी पुरानी और कड़वी बातें लेकर बैठ गई हो। छोड़ो ना ये सब। हाँ मौसी, चिंगारी बिल्कुल सही कह रही, फालतू बातें छोड़ो, चलो सब मिलकर आम खाते हैं। चिंगारी ने बहुत ही शातिर तरीके से बात को संभाल लिया और सबके दिमाग में शक का कीड़ा निकाल दिया। रात के खाने का समय हो चुका है। रसोई में श्रद्धा और सुमन मिलकर खाना परोस रही हैं। तभी सुमन गरम गरम पूड़ियों और मसालेदार सब्जी का बड़ा कटोरा लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। उसमें से तेज खुशबू और धुआं निकलता है। कीर्ति अचानक उस खुशबू को सूंघकर अपनी नाक पर हाथ रख लेती है और वो अपनी छाती पर हाथ रखकर जोर जबरदस्ती अपनी उल्टी वॉमिटिंग रोकने की कोशिश करती है। अरे कीर्ति, क्या हुआ तुझे? तेरा चेहरा अचानक इतना सफेद क्यों पड़ गया? श्रद्धा, मुझे इस सब्जी की महक से बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरा जीभ बुरी तरह मिचला रहा है। कीर्ति बिना एक पल गवाए दौड़कर वॉश बेसिन की तरफ भागती है और जोर जोर से उल्टियां करने लगती है। श्रद्धा, दौड़ कर जा और अलमारी से डॉक्टर का नंबर निकाल। ये उल्टियां बीमारी की नहीं है। हाय रब्बा जीजा जी, आपकी सुनी हवेली में लगता कान्हा जी के घुंघरू बजने वाले, तो खुशखबरी के लक्षण है। थोड़ी देर बाद कीर्ति बेड पर लेटी है। एक लेडी डॉक्टर उसके हाथ की नब्ज चेक कर रही है। कमरे के बाहर पूरा परिवार खड़ा है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। डॉक्टर साहब, मेरी कीर्ति ठीक तो है ना? कोई गंभीर बात तो नहीं है? अरे घबराइए मत, पेड़े और मिठाइयाँ तैयार रखिए, बहुत जल्द आप पापा बनने वाले। कीर्ति माँ बनने वाली, शी इज प्रेग्नेंट। डॉक्टर के मुंह से ये शब्द निकलते ही शिवांग खुशी के मारे हवा में उछल पड़ता है और भावुक होकर उसका हाथ चूम लेता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरे घर की रौनक वापस आ गई। भोला, अंकित, जाओ दौड़कर पूरे मोहल्ले में 5 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू बंटवा दो। कीर्ति, तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बना दिया है। मैं बहुत खुश हूँ।
ये सब हम सबकी दुआओं का फल है। मेरी प्यारी छोटी बहन, अब तो बिल्कुल कोई काम नहीं करेगी, सारा काम मैं और श्रद्धा संभालेंगी। हाँ हाँ, घी का लड्डू टेढ़ा भी भला। अब तो हमारे घर में नन्हा मेहमान आएगा, मैं तो चाची बनने की खुशी में आज से ही नाचना शुरू कर दूंगी। दोस्तों, कीर्ति की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर पूरा परिवार तो फूला नहीं समा रहा है। अगली सुबह कीर्ति बेड पर आकर बैठ जाती है। सुमन हाथ में गर्मा गर्म दूध का गिलास और बादाम की कटोरी लिए कमरे में आती है, जबकि श्रद्धा पैरों के पास बैठकर धीरे धीरे कीर्ति के पैर दबा रही है। चलो नौटंकी बंद करो और ये पूरा दूध एक सांस में पी जाओ। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक और नन्ही सी जान पल रही है। अरे बड़ी भाभी, सुबह सुबह इतना भारी दूध, मेरा मन अजीब सा हो रहा है, प्लीज अभी नहीं। भाभी की बात चुपचाप मान लो कीर्ति, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप दोनों जेठानियां मुझे इतना प्यार देंगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा, अब इस जेठानी के लिए पूरे ससुराल से देवरानी लड़ सकती है, तो ये जेठानी देवरानी की सेवा नहीं कर सकती? तीनों एक दूसरे के गले लगती हैं। रसीली मौसी दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन पूरा परिवार हॉल में बैठा है। जीजा जी, नागिन की उम्र निकली जा रही है, कब तक इसे घर में बिठाए रखोगे? तुम बिल्कुल सच कह रही हो रसीली, कोई अच्छा घरवर मिले तो मैं आज ही हाथ पीले कर दूं। तो फिर चिंता मत कीजिए, मेरी नजर में एक बहुत ही बढ़िया खानदानी लड़का है, अगर आप कहें तो मैं आगे बात चलाऊं। अरे मौसी जी, इसमें पूछना क्या, आप बिल्कुल बात चलाइए, आखिर नागिन जी की शादी तो हमें करनी ही करनी है ना। हाँ मौसी जी, हम तीनों भाभियां मिलकर अपनी ननद रानी को बहुत धूमधाम से विदा करेंगी। पूरा परिवार नागिन की शादी की बात से खुश था। उसी दिन दोपहर में कीर्ति हिम्मत करके रसोई में आती है और खाना बनाने के लिए बर्तन उठाने लगती है। तभी चिंगारी आकर कीर्ति के हाथ से जबरदस्ती बेलन और बर्तन छीनने का नाटक करती है। अरे कीर्ति भाभी, आप क्या कर रही हैं? डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है ना। चलिए आप जाकर आराम से बिस्तर पर बैठ जाइए। अरे नहीं चिंगारी, बाकी दोनों भाभियां थकी हुई हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि रात के खाने की तैयारी मैं ही शुरू कर देती हूँ। अरे भाभी, आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? उन्होंने कहा है वो आकर खाना बना लेंगे, आप बस अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। अच्छा ठीक है चिंगारी, उनसे कह देना कि सब्जी कट कर दी, बस चौंकना बाकी है। चिंगारी रसोई से बाहर निकलती है, लेकिन वो सुमन और श्रद्धा के पास जाने की बजाय सीधे अपने कमरे में चली जाती है। रात के 8 बज चुके हैं। सभी खाने की टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अरे सुमन, रात के 8 बज गए, बहुत तेज भूख लगी है, खाना कहाँ है? खाना? अरे दोपहर को तो कीर्ति ने हमसे कहा था कि आज रात का खाना वो खुद संभाल लेगी। कीर्ति, तुमने खाना नहीं बनाया क्या? क्या बड़ी भाभी, खाना तो आप दोनों बना रही थी ना। क्या बकवास है कीर्ति, हमने तो पहले ही मना कर दिया था कि हम थक गए हैं। दोपहर को तो चिंगारी ने मुझसे खुद कहा था कि भाभी बना लेंगी और अभी दोनों मना कर रही हैं। बहस बढ़ती जा रही है। तभी बस करो तुम दोनों, चलो हम तीनों अभी रसोई में चलते हैं और मिलकर खाना बनाते हैं। अगले दिन दोपहर का समय है। कीर्ति अपने बिस्तर पर थकी हारी गहरी नींद में सो रही है। तभी चिंगारी दबे पांव आकर एसी का मेन स्विच बंद कर देती है। उफ, इतनी भयंकर गर्मी, अचानक ये एसी किसने बंद कर दिया? रिमोट कहाँ है? अरे कीर्ति भाभी, आप उठ गई? मैं तो आपके लिए पानी लाई थी। चिंगारी, एसी किसने बंद किया? क्या लाइट चली गई है? अरे नहीं भाभी, लाइट नहीं गई है। वो दरअसल बड़ी भाभी सुमन ने बाहर से आपके कमरे का मेन स्विच बंद करवा दिया है। क्या? बड़ी भाभी ने? पर क्यों? अरे भाभी छोड़ो ना, आप यहाँ गर्मी में मत घुटो, चलो हम भी बाहर हॉल में ही चलते हैं। चिंगारी जानती थी कीर्ति ये बात मन में गांठ बांध लेगी, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन जब सुमन दोपहर के समय कपड़े तय कर रही थी, तभी चिंगारी वहां पहुंचती है। अरे बड़ी भाभी, बधाई हो, घर में बहुत जल्द काम वाली बाई आने वाली है। काम वाली? लेकिन हमारे घर में तो शुरू से हम तीनों बहुएं ही सारा काम मिलकर संभालती हैं। अरे दोनों भाभी और कौन? अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि ये दोनों कैसे मुझसे बिना पूछे इस घर में काम वाली रखती हैं। सुमन को तीली लगाकर चिंगारी चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। आज श्रद्धा और कीर्ति का जन्मदिन है। सुमन उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान करने का सोच रही थी। तभी चिंगारी दबे पांव कमरे में आती है। बड़ी भाभी, आप यहाँ अकेले बैठी क्या सोच रही हैं? हाँ चिंगारी, आज श्रद्धा और कीर्ति का जन्मदिन है। मैं सोच रही हूँ कि शाम को उनके लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज केक और पार्टी प्लान करूँ। हाय रब्बा भाभी, आप कितनी भोली हो। आप उन दोनों के लिए सरप्राइज प्लान कर रही हो और वो दोनों नीचे बैठकर आपके बारे में कैसी कैसी घिनौनी बातें कर रही हैं। क्या? वो दोनों मेरे बारे में क्या बोल रही थी? भाभी, श्रद्धा कह रही थी कि बड़ी भाभी सुमन तो नंबर 1 की कंजूस मक्खी चूस हो गई है। कीर्ति क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि ये बड़ी भाभी खुद तो भोला भैया को कभी खुश रख नहीं पाई और न जाने क्या क्या। भाभी, मुझे तो सुनकर रोना आ गया। बस चिंगारी, बहुत सुन लिया मैंने। अब सरप्राइज नहीं होगा, मैं उन्हें बर्थडे विश तक नहीं करूंगी।
शाम को श्रद्धा और कीर्ति होटल जाने का प्लान बना रही हैं, तभी चिंगारी आती है। अरे श्रद्धा भाभी, कीर्ति भाभी, आप लोग कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही हैं क्या? हाँ चिंगारी, आज हमारा बर्थडे है ना, तो अंकित और शिवांग कह रहे थे कि पूरे परिवार को लेकर बाहर किसी अच्छे होटल में चलते हैं। ओहो भाभी मत जाना, बड़ी भाभी बोल रही थी कि ये दोनों देवरानियां बहुत लालची और तेज हो गई हैं। हद हो गई है बड़ी भाभी की, अगर उन्हें हमसे इतनी ही नफरत है तो हम भी उन्हें साथ नहीं ले जाएंगे। अंकित और शिवांग तैयार होकर आते हैं और बाकी सबको बुलाने जाने लगते हैं। तभी श्रद्धा और कीर्ति उन्हें रोक देती है और अकेली ही होटल चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह पता नहीं रसीली इस घर को किसकी नजर लग गई है। जब से बच्चे मनाली से घूम कर आए हैं, घर का माहौल एकदम रुका रुका और भारी हो गया है। कल दोनों छोटी बहुएं अकेले होटल चली गईं और बड़ी बहू ने उनसे बात तक नहीं की। जीजाजी, बहुओं के बीच कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आज तो मैं आमने सामने बिठाकर बात साफ करके ही रहूंगी। सुमन बेटा, श्रद्धा, कीर्ति, जरा बाहर आओ तो सबकी सब। रसीली मौसी के बुलाने पर सुमन, श्रद्धा और कीर्ति अपने अपने कमरों से बाहर आती हैं। तीनों के चेहरे गुस्से से लाल हैं और वो एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाना चाहती। हाँ मौसी जी बोलिए, अगर आप इनके बारे में बात करना चाहती हैं तो मुझे कोई बात नहीं करनी। अच्छा बड़ी भाभी, अब आप हम पर ही इल्जाम लगा रही हैं। खुद तो दिल में इतनी नफरत पालकर बैठी हैं कि हमारे जन्मदिन पर विश तक नहीं किया और हमें लालची और तेज बता दिया। हाँ भाभी, हद तो तब हो गई जब आपने मेरे कमरे का एसी सिर्फ इसलिए बंद करवा दिया क्योंकि आपको मेरा आराम करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था और पूरे घर में कहती फिर रही है कि मैं कामचोर हूँ। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने एसी बंद करवाया, तुम दोनों जुड़वा बहनों ने मेरे खिलाफ ये जो नई साजिश रची है ना, मैं सब समझती हूँ। तुम दोनों तो कह रही थी कि सुमन खुद कोई काम नहीं करती, इसीलिए घर में काम वाली भाई रखवा लो। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। आप खुद हमसे जलने लगी जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। अब बहुत हुआ, आज के बाद मैं बड़ी भाभी का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। तो मुझे भी तुम जैसी एहसान फरामोश देवरानियों से कोई रिश्ता नहीं रखना। तीनों बहुएं गुस्से में तमतमाते हुए एक दूसरे को झटकती हैं। उसी समय रसीली मौसी ने नागिन के लिए जो लड़का देखा था उसका फोन आता है कि रिश्ता पक्का करने के लिए वो लोग शगुन लेकर आ रहे हैं। रसीली मौसी तुरंत तीनों बहुओं के कमरों में जाती हैं और उन्हें डांटकर बाहर लाती हैं। तुम तीनों का दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारी आपस की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन आज हमारी ननद नागिन का रिश्ता पक्का होने जा रहा है। लड़के वाले घर आ रहे हैं, चुपचाप अपनी दुश्मनी भूलो और एक साथ मिलकर मेहमानों का स्वागत करो। नागिन की शादी की खातिर तीनों बहुएं भारी मन से एक साथ आने के लिए तैयार हो जाती हैं। लड़के वाले आते हैं, बातचीत होती है और नागिन का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब घर में नागिन की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तभी कन्यादान की बात छिड़ती है। रसीली, शादी का सब काम तो हो गया, पर मैं सोच रहा था कि कन्यादान कैसे होगा। क्या क्रांति को बुलाएं? बिल्कुल नहीं पापा, मेरी शादी में उस जालसाज औरत का नाम भी मत लीजिए। हाँ तो फिर कोई बात नहीं, हमारे घर की ये दोनों बहुएं श्रद्धा और कीर्ति मिलकर नागिन का कन्यादान कर देंगी। नहीं मौसी, मेरा कन्यादान बड़ी भाभी सुमन करेंगी। इस घर की बड़ी बहू होने के नाते हक सिर्फ उनका है। क्यों ननद जी, हम दोनों में ऐसी क्या कमी है? हाँ नागिन जी, साफ साफ कहिए ना कि आपको भी बड़ी भाभी की तरह हम दोनों छोटे वाले बेकार लगते हैं। चुप करो तुम दोनों, परंपरा के मुताबिक पहला हक मेरा है। अच्छा तो देख लेते हैं कि आप अकेले कैसे कन्यादान करती हैं। नागिन के एक छोटे से पासे ने शादी के पवित्र माहौल में फिर से बारूद का काम कर दिया और आखिरकार नागिन की शादी धूमधाम से संपन्न हो चुकी है और सुमन ने ही कन्यादान किया। अब नागिन अपने ससुराल जा चुकी है। कुछ दिन बाद श्रद्धा कमरे से बाहर निकलती है और उसका पैर सीढ़ियों पर फिसलता है। तभी एन वक्त पर रसीली मौसी आकर उसका हाथ थाम लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है। अरे श्रद्धा बेटा, संभल कर, ये फर्श पर इतना सारा तेल किसने फैला? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो अनर्थ हो जाता। पता नहीं मौसी जी, यहाँ तेल कैसे आया? तभी चिंगारी तुरंत मौका पाकर श्रद्धा को अकेले में ले जाती है। भाभी, आपको क्या लगता है ये तेल यहाँ अपने आप आया है? नहीं, ये सब बड़ी भाभी इनकी चाल है। वो आपके होने वाले बच्चे को मारना चाहती हैं। क्या? बड़ी भाभी ऐसा क्यों करेंगी? भाभी वो डरती हैं अगर आपके बेटा पैदा हो गया तो उनकी बेटियों को कुछ नहीं मिलेगा। वो जानबूझकर आपके बच्चे को मारना चाहती हैं। अगले दिन सुमन बाजार में सामान लेने जाती है। तभी उसकी नजर एक सुनसान कोने पर पड़ती है जहाँ चिंगारी खड़ी है। सुमन छुपकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। चिंगारी के साथ वहाँ माया दलाल, उसकी बेटी पनौती और जेल से पैरोल पर छूटी कांति देवी खड़ी हैं। चिंगारी सुन, अगले हफ्ते पूरे परिवार को किसी रिश्तेदार की शादी में जाना है। तू और नागिन घर पर रुकने का बहाना बनाना, कहना कि तुम दोनों घर का ख्याल रखोगी। श्रद्धा प्रेग्नेंट है इसलिए वो भी नहीं जाएगी।
हाँ, जैसे ही सब लोग शादी में जाएंगे पीछे से तुम तीनों नागिन, चिंगारी और पनौती मिलकर श्रद्धा को रास्ते से हटा देना, उसके बच्चे को मार देना और सारा इल्जाम बड़ी बहू सुमन पर लगा देना, क्योंकि श्रद्धा के दिमाग में पहले से ही सुमन के खिलाफ जहर भरा हुआ है। हे भगवान, ये लोग मेरी देवरानी और उसकी मासूम बच्चे की जान लेना चाहते हैं और नाम मेरा लगाना चाहते हैं। मुझे अपने परिवार को बचाना होगा। सुमन बाजार से दौड़कर घर आती है और सीधे रसीली मौसी के पास जाती है और रोते हुए बाजार का सारा सच बता देती है। सुमन बेटा, तू चिंता मत कर। मैं जानती थी कि मेरी बहन क्रांति और ये नागिन सुधरी नहीं है। अब हम इनका ऐसा पर्दाफाश करेंगे कि जिंदगी भर जेल की हवा खाएंगे। तू बस पुलिस को तैयार रख। शादी का दिन आता है। प्लान के मुताबिक लालची जी, भोला, अंकित और शिवांग शादी में जा चुके हैं। घर में सिर्फ श्रद्धा अकेली है। तभी नागिन, चिंगारी, माया दलाल और उसकी बेटी पनौती मिलकर श्रद्धा को जबरदस्ती घसीटते हुए छत पर ले जाती है। वो श्रद्धा को जान से मारने के लिए छत की रेलिंग से नीचे लटका देती है। छोड़ दो मुझे, मेरे बच्चे को मत मारो। नागिन, चिंगारी, दया करो। दया, अब तू और तेरा बच्चा दोनों इस दुनिया से जाएंगे और जेल तेरी प्यारी बड़ी भाभी सुमन जाएगी। तभी सुमन पुलिस और रसीली मौसी के साथ तबाही की तरह छत पर एंट्री लेती है। रुक जाओ तुम सब जालसाजों। पुलिस नागिन, चिंगारी, माया और पनौती को दबोच लेती है। सुमन और रसीली मौसी दौड़कर हवा में लटकी श्रद्धा को पूरी ताकत से ऊपर खींचती हैं और उसकी जान बचा लेती हैं। श्रद्धा जमीन पर बैठकर हाँफ रही है। रसीली मौसी पुलिस के सामने क्रांति देवी, माया, पनौती और चिंगारी का सारा कच्चा चिट्ठा खोल देती है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन सबको। ये मेरी कमबख्त बहन क्रांति, माया और पनौती और ये चिंगारी, इन सब ने मिलकर मेरी इस मासूम बहू को मारने की साजिश रची थी। अगर सुमन ने समय पर मुझे ना बताया होता। बड़ी भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं कितनी अंधी हो गई थी। चिंगारी ने मेरे दिमाग में भरा था कि आप मेरे बच्चे को मारना चाहती हैं। हमें माफ कर दो बड़ी भाभी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रो मत श्रद्धा, रो मत कीर्ति, तुम दोनों मेरी बहनें हो। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। चलो तुम सब, अब तुम्हारी जिंदगी जेल की चक्की पीसते हुए कटेगी। पुलिस नागिन को उसके ससुराल भेजकर सख्त कार्रवाई करती है। चिंगारी को उसके घर और बाकी क्रांति, माया और पनौती को हमेशा के लिए जेल भेज देती है। 2 साल बाद घर का माहौल अब स्वर्ग जैसा सुंदर और खुशहाल है। आंगन में रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हैं। बीच वाली बहू श्रद्धा के जुड़वा ट्विंस बेटे हुए हैं और छोटी बहू कीर्ति को भी एक बेटा हुआ है। बड़ी भाभी, इस बच्चे पर पहला हक आपका है। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई थी। आज से आप ही इसकी असली माँ हो। मेरी प्यारी श्रद्धा, आज तूने मेरी कोख और इस घर को पूरी तरह भर दिया। वाह, आज मेरी तीनों बहुओं की एकता ने साबित कर दिया कि जिस घर में बहुएं एक होकर रहती हैं, उस घर को साक्षात भगवान भी नहीं बिखरने दे सकते। दोस्तों, हमारी कहानी का ये आखिरी भाग आपको कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि आजकल समाज में बहुओं के साथ जो इस तरह के घिनौने अपराध हो रहे हैं वो सही हैं? क्या अपनी ही बहुओं को दहेज, पैसों और लालच के चक्कर में इस तरह प्रताड़ित करना और मारना हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरूपता नहीं है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।